आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी मौजूद हैं। मैं आपको बंगाल की बड़ी खबरें दूंगा। ममता की सिक्योरिटी क्यों हटी, ममता का हेडक्वार्टर क्यों छिना, राज्यसभा चुनाव में क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक राम मंदिर का अपडेट दे देता हूं मैं आपको। राम मंदिर में चोरी की खबर से बहुत लोग आहत हैं और चोरी की जांच एसआईटी कर रही है। चौथा दिन है आज। 42 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है और एसआईटी ने चंपत राय जी के करीबी जो इस न्यास के क्या है सेक्रेटरी, मेन सचिव जो है वही हैं, उनके करीबी टिन्नू यादव से सवाल जवाब किए। इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी ने चंपत राय जी पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में नृपेंद्र मिश्रा ने यह कहा है कि यहां दो तरीके के सवाल हैं। एक डिसिप्लिन का सवाल है, व्यवस्था का सवाल है, और एक आस्था का सवाल है। आस्था पे चोट और डिसिप्लिन में या व्यवस्था में कमी दोनों ही स्वीकारनीय है। और जहां तक चंपत राय जी का सवाल है, उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके ऊपर क्या बोले ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निशाने पे सबके चंपत राय जी हैं। नृपेंद्र मिश्रा चंपत राय पे क्या कह रहे हैं? श्री चंपत राय जी, मैं कभी भी उनके निष्ठा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। वो आज के नहीं है, कम से कम 35 वर्ष उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया हुआ है। लेकिन मुख्य बात जो हुई है, प्रबंधन के दो हिस्से होते हैं मैनेजमेंट के। एक तो होता है कर्मचारियों की निष्ठा के प्रति विश्वास, एक पॉजिटिव रुख रखना। तो एक तरफ तो निष्ठा है और उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसकी निगरानी रखना। तो ये जो निष्ठा और निगरानी एक कॉइन के दो पहलू हैं, इसमें कमी हुई है। इसमें निश्चित रूप से व्यवस्था में कमी हुई है। तो नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि चंपत राय जी ने जो लोग वहां चंदे के रख रखाव में या उसको गिनने के काम में जिन लोगों को लगाया, उन पर उन्होंने निष्ठा रखी, लेकिन शायद उतनी निगरानी नहीं रखी। तो ये वहां कह रहे हैं निगरानी की कमी हुई है, लेकिन चंपत राय जी की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल नहीं उठ सकते, ये वो कह रहे हैं। ये मैंने कल भी आपको ये कहा था कि देखिए, वो प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, दो धोती और दो कुर्ता वाले आदमी हैं। गलती ये हुई होगी कि उन्होंने जो कर्मचारी नियुक्त किया, तो स्वयंसेवकों पर विश्वास तो किया जाता है ना। हम मान करके चलते हैं कि हम स्वयंसेवक रख रहे हैं या हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वो कम से कम ये ईमानदार आदमी है। यदि वो बेईमान निकल जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वैसे ही हमने किसी एक चैनल पर कहा था कि भाई, यदि आप कल जाकर के सौरभ यदि गलत निकल जाते हैं तो प्रबंधन की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती है ना। प्रबंधन की तमाम निगरानी के बावजूद भी आपने ऐसा कर दिया, गलत काम कर दिया जी, तब तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो आप आज भी कायम है कि चंपत राय जी के ऊपर सवाल नहीं? मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि कर्मचारियों ने गलती की है। प्रबंधन उसमें यदि मिला हुआ होता, अच्छा, तब हम उन पर समीर जी ने, और कल सर नहीं थे प्रोग्राम में विजय जी, समीर जी ने और हर्षवर्धन जी ने बड़ा खुल के ये कहा था चंपत राय जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा था ना सर, आपने भी कहा था। अभी समीर जी, हाँ, आप सुनने, इनको सुनने के बाद। ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि निष्ठा पे प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, लेकिन नियत पे तो प्रश्न उठाया जा सकता है ना। कल आपको जब ये पता पड़ा कि राम मंदिर में चोरी हो, क्या चंपत राय ने तत्काल जाकर एफआईआर दर्ज कराया इन कर्मचारियों के खिलाफ? क्या चंपत राय जो जिम्मेदार है वहां पर तत्काल लोगों को मंदिर से निकालने की कोशिश की? क्या चंपत राय ने पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि मेरे रखे हुए लोग चोरी के आरोप में आए, इनके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराई, इनको गिरफ्तार करवाया है, उनके छापे पड़वाया है और मैं इसकी पूरी जांच करवा रहा हूं?
2 दिन पहले तक आप वीडियो सार्वजनिक करते हो कि राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई, दूसरे दिन एसआईटी बन जाती है। एसआईटी चंपत राय से 4 दिन से लगातार 4-4 घंटे पूछताछ कर रही है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। शॉर्ट कमेंट्स लूंगा सर, खबरें बहुत ज्यादा हैं। आप आज भी कायम है, उनकी जवाबदेही है, कहते हैं इस्तीफा दे और तत्काल दे, उनकी जवाबदेही है, बिल्कुल बनती है। चलिए त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं, दरअसल जो कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा जी और जो हम कह रहे हैं वो शायद एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग तरह से कह रहे हैं। हम पत्रकार के तौर पर कह रहे हैं, एक आस्थावान हिंदू के तौर पर कह रहे हैं, और वो आस्थावान हिंदू होने के बावजूद वो ब्यूरोक्रेट आदमी है और वो इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, तो उनके बात करने का तरीका ही नृपेंद्र जी को जानने वाले की हैसियत से भी बोल रहे हैं। नहीं, वो तो चंपा जी भाई रोज का उनका काम है ना, वो उस न्यास के खुद भी तो उसमें जुड़े हुए, निर्माण का पूरा काम तो नृपेंद्र जी कीजिए। मैं और इसीलिए वो भव्य आकार ले पाया तो नृपेंद्र मिश्रा जी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन हम मूल बात क्या कर रहे हैं, हम में से कोई ये नहीं कह रहा है कि चंपत जी किसी भ्रष्टाचार या किसी गड़बड़ी या किसी उसमें लिप्त हैं, लेकिन ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या उनके ऊपर निजी तौर पर कोई भ्रष्टाचार था? बताइए, कोई निजी भ्रष्टाचार उनके ऊपर था? लेकिन अगर उनके साथ में खड़े लोग, उनके मंत्रिमंडल में खड़े लोग, उनके कालखंड में यह हुआ तो कौन जिम्मेदार? और मैं एक इसी तुलना पे मनमोहन सिंह जी के ऊपर आरोप यह भी लगता है कि उनको सब मालूम था। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप उदाहरण दे रहे हैं तो फिर वो यहाँ इसीलिए मैंने कहा, तो आपके उदाहरण के मुताबिक तो इनको चंपत राय जी को सब पता था क्या हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, पहली बुनियादी शर्त जो मैंने कल कहा है दोहरा देता हूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी के तौर पर बैठे व्यक्ति को राम के नाम पर कोई भी गलत चीज चल रही हो और उसमें जरा सा भी संलिप्तता आए, चाहे वो हो या ना हो, पहला त्यागपत्र। दूसरा, संघ के वो प्रचारक हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व है, वो छोटा दायित्व नहीं, और उनका जीवन बहुत लंबा है भाई, बहुत ऐसे नहीं कि वो यूं ही बैठे हुए हैं। तो उनके जीवन की अपनी जो प्रतिष्ठा है, अपनी जो चीजें हैं, उसके लिए वो करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, पहले दिन जिसने किया वो एफआईआर करा के जेल क्यों नहीं भेजा गया? चंपत राय के साथ संघ की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, संघ के लिए उनका कदम इस्तीफा देना चाहिए। चंपत राय इस समय वहां पर चलिए, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, सर का कमेंट लेंगे। जी सर, बताइए सर। सर, एक तो मैं जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके नीट के मसले पर और जो पेपर लीक हुए उस पर जो इस्तीफे की मांग की थी उसको मैं वापस लेता हूँ। पहली बात ये चंपत राय प्रकरण के बाद, क्योंकि वो भी जिम्मेदार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो नहीं किए मेरे ख्याल से पेपर लीक, तो वो नहीं है, तो चंपत राय जी भी नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जी भी नहीं है। अब मुद्दा है कि क्या वो उस पूरी चीज़ के जिम्मेदार अधिकारी हैं कि नहीं है, जनरल सेक्रेटरी हैं, और क्या उन्हें नहीं पता जब उनके ही बंदे का नाम आ रहा है, टिंकू यादव या जो भी नाम मुझे नहीं पता, टिन्नू यादव का, तो क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं? और जब जानकारी हो गई थी तब उन्होंने क्या किया, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और मैं सोचता हूँ ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर इतना बड़ा काम करती है, अभी तक कोई गिरफ्तारी तो मेरे ख्याल से नहीं हुई। जांच हो रही है, जांच होगी, जब रोज गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी करके भी तो जांच होती है, या जांच होकर गिरफ्तारी होगी। डबल स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं आप? नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स क्या, ये तो स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स क्या। और मुझे नहीं समझा, आपने लगाया, नृपेंद्र मिश्रा जी बहुत बड़े लोगों में से हैं, वो श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इस इंटरव्यू का क्या भूमिका है इसमें? नृपेंद्र मिश्रा जी क्यों कह रहे हैं, मतलब उनको मैं कैसे वैलिडेट करूं चंपत राय जी के लिए? दो बातें, आप चंपत राय जी पे उनकी राय ना माने वो अलग बात है, उसमें एक एडमिशन है, उसमें एक एडमिशन है कि हाँ भाई गड़बड़ी हुई है, लेकिन चंपत राय जी से नहीं जोड़ सकते। जोड़ना का तो बात तब आएगी ना जब आप इस्तीफा देंगे। ये तो कोई भी नहीं कर रहा यहाँ पर, मेरे ख्याल से समीर जी भी नहीं कह रहे, हर्ष जी भी नहीं कह रहे। और फिर मसला है, इतनी बड़ी निष्ठा का मसला है, राम जन्मभूमि का मसला है, उसके चंदे का मसला है, उसके हजारों करोड़ रुपए का मसला है। यदि वो एक बार शक के दायरे में आ जाता है तो सबसे पहला काम करना चाहिए था चंपत राय जी को कि भाई मैं इस्तीफा देता हूं, अब इसकी जांच हो, जो भी। ठीक है सर, ओके सर, आगे बढ़ जाएंगे। एक लाइन तो बोल दूं। नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा, ये इतनी बात कही कि निगरानी में कमी रह गई है। अब तक हम सवाल उनकी निष्ठा पर ही उठा रहे थे, निष्ठा पर सवाल नहीं उठाने से मैं ऐतराज कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि वो नहीं, नीट, देखिए नीट के मामले पर आपने कहा था धर्मेंद्र की निष्ठा पर सवाल कर रहे हैं। हमने नहीं कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था, मैं कभी नहीं बोला था। मैंने उस समय भी हमने नीट के डायरेक्टर पर हमने ये कहा था, उस समय भी हमने सीबीएसई के डायरेक्टर पर मैंने बात की थी। तो डायरेक्टर ही है चंपत राय जी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका हम लोग कोई कोर्ट रूम थोड़ी है, जो आपकी राय आ गई सबकी इस पर। चलिए,
ममता बनर्जी की बात कर देता हूं, 2-3 डेवलपमेंट है और बड़े डेवलपमेंट है। ममता बनर्जी की पार्टी उनकी सिक्योरिटी पर सवाल उठा रही है। टीएमसी ने यह दावा किया है कि ममता बनर्जी के 2 पुराने पीएसओ, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, वो हटा दिए गए हैं और उनकी जगह नए लोगों को लगा दिया गया है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं। अब वो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देखने वाला है। ये घर है ममता बनर्जी का, ठीक, यही वो गेट है जो आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं रात को मैं पहुंचा हूं अंधेरे में और मैं देख रहा हूं कि वहां पर बड़े सब नए लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। सारे पुराने लोगों को कह दिया गया तुम लोग जाओ, जो लोग उनके साथ 20-20 साल से थे उस सिक्योरिटी में, उनको हटा दिया गया। तो उन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी इनके गेट पर लगा देता हूं, और लगा दी उन्होंने। और उसके बाद कहा सबको कहा चले जाओ यहां से, और कोई बाहर से अंदर नहीं जाएगा। ये गाड़ी उन्होंने गेट के ऊपर लगा दी, एंट्री पे लगा दी। मतलब वो इतना उनको डर था अपनी नेत्री के सुरक्षा पर और भरोसा नहीं था जो नए लोग लगाए गए हैं सुरक्षा में, क्योंकि ना हम सुरक्षा करेंगे, अब हम देखते हैं कौन आएगा अंदर, हम चौकीदार हैं ममता बनर्जी के। तो ये आप जरा देख लीजिए पहले पूरा। इस बहाने ममता बनर्जी का घर भी दिख गया अंदर से हमें। Who told me that the PSOs have been removed? Kollan stays just a few बाहर से तो छोटा सा लगता है। That's why I've come here. These people have also left. They were asked to leave because it's an unknown situation. She didn't want to be surrounded by unknown. भाई कौन है आप? टिप्पणी कर सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे बाहर से देख करके तो बहुत छोटा घर लगता है, तो बहुत बड़ा घर है। नहीं, बताया तो यही जाता था कि बहुत छोटा घर है, लेकिन इसमें क्या विवाद क्या है? सिक्योरिटी चेंज करने पर पीएसओ हटा दिए। नहीं, पीएसओ हटाना ये होम मिनिस्ट्री या जो भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उसका काम है कि वो देखे कि कैसे पीएसओ को लगाया जाता है। पर्सनल थोड़ी होते हैं। उनके 2 ट्रस्टेड पीएस थे, उनके 2 किससे मिल रही हैं, क्या बात कर रही हैं, ये सब पीएसओ को मालूम होता है। अब तो सब निगरानी में वो रहेगा हटा सर। दिए, ये आरोप लगा रही है टीएमसी। और वैसे मैं मतलब इसको इसे रेफरेंस में नहीं जोड़ रहा। यदि इंदिरा गांधी जी की हत्या के मसले को देखा जाए तो उस समय उनकी सिक्योरिटी में से सिक्योरिटी के ऑफिसर्स को हटाने की सलाह दी गई थी होम मिनिस्ट्री से, और इंदिरा गांधी ने नहीं माना था उसको, समझे। लेकिन मुझे ये कोई इशू नहीं लगता कि भाई पीएसओ सिक्योरिटी वाले लोग हैं, ये काम होम डिपार्टमेंट का। आप हर चीज में आप इसी तरह से सरकार कह रही है भाई Z+ सिक्योरिटी है, Z+ ही रहेगी, कमी नहीं हुई है। लेकिन उनके निजी सुरक्षा में जो लोग रहते हैं उनको बदल दिया गया। डेरेक ओब्रायन के आरोप सुन लीजिए आप। This gate is shut. Her 3 PSOs, Mohammadi is inside, means inside that. So what I'm trying to go and do is now park my car at the main gate. So park my car at the main gate and block the main gate. I'm just trying to get in. And block the main gate. This is Mohammadi's home in Calcutta. That is the gate. Here is the other entrance. Her PSOs of 20 years have been moved out. Some quote unquote new PSOs who she doesn't know, unfamiliar with. This is very, very uncomfortable situation. So I'm going to park my... और ऐसा कह के डेरेक साहब ने जो है गाड़ी उनके गेट के ऊपर लगा दी। अब कोई ये मुद्दा है जो बनाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से? सौरभ जी, एक चीज ये बताइए, मान लीजिए हम कहीं हमको लग रहा है कि सुरक्षा खतरा है, तो हम क्या करें? हम गाड़ी लगा देंगे तो सुरक्षित हो जाता है घर। उनको दिखाना है ममता जी को ना। गेट पे गाड़ी लगा दिया और सुरक्षित हो गया। मतलब मूर्खता के चरम पर बैठे हुए तृणमूल के लोग, बुद्धि विवेक सब जिसको कहते हैं ना हेरा गया है, एकदम गायब हो गया। चुनाव एक क्या हारे, इस मानसिक अवस्था में पहुंच गए। अरे भाई, अगर ये स्थिति भी हो गई है तो भी आप यही कहें कि हमारे कार्यकर्ता आए, गेट पर बैठे, पुलिस को बताएं, मीडिया को बुलाएं। मैं गया हूं गेट पर गाड़ी लगा दे रहा हूं, क्या तमाशा चल रहा है? और यही तमाशा करके ये लोग कहते थे कि हम बड़ा मां माटी मानुष की बात कर रहे हैं। ये तमाशा करके ममता बनर्जी के लोग ऐसे हैं, बड़ा विचित्र सा है ये। मतलब केवल यही नहीं, अब चाहे तो घर पे टिप्पणी आ गई ना उनकी, छोटा सा दिखता है बाहर से, बड़ा घर है। एक दर्शक ने कहा कि हमें तो पता था कि ममता जी एक बहुत गरीब की तरह घर में रहती हैं, लेकिन ये तो पूरा महल दिख रहा है। फोटो जो आती है सर, उसमें एक पुराना गांव का घर जैसा एक कमरा दिखता था, जिसमें मैं- से नहीं, चीफ सेक्रेटरी निकलता था, जिसमें से नेता लोग निकलते थे। मेरा भी यही इंप्रेशन था कि जैसे पुराने घर होते हैं उसमें 1-2 कमरे का घर होगा जिसमें ममता जी रहती होंगी। ये चीफ मिनिस्टर आवास जैसा लग रहा है, इसमें रहती आई ना वो शुरुआत से। लग रहा है चीफ मिनिस्टर का घर है। निजी आवास है ना मेरे ख्याल। प्राइवेट रेजिडेंस है सर ये। मैं तो कभी गया नहीं वहां पर। नहीं, प्राइवेट क्योंकि मैंने आपको एक जानकारी दी थी। प्राइवेट है ये। खुद का प्राइवेट मकान तो है। बड़ा, प्राइवेट के हिसाब से तो नहीं, बहुत मैंने बड़ा। आपको एक जानकारी दी थी कि हमारे एक मित्र और गए पीछे थे पूरा जब देख रहे हैं ना, केले चुनाव वेले का नतीजों बागान के वागान बाद- भी दिख रहा है। चुनाव नतीजों के बाद गए थे, उस दिन शायद आप रजिस्टर नहीं किया, तो वो कवर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी का घर है उस पर कैमरा अलाउ नहीं था।
वो सड़क के इधर तक होता था, उधर नहीं देखा जाता था। उन्होंने कहा कि 12-15 साल बाद ये कैमरा इस सड़क से इस सड़क तक आया, सड़क के इस पार आया। सर अब तो अंडे भी आने लगे। नहीं, अंडे तो आ रहे हैं, लेकिन मतलब इसलिए किसी को पता भी नहीं था कि कैसा घर है। नहीं, घर बड़ा आलीशान है, बहुत बहुत अच्छा घर है, प्राइवेट होगा, ठीक है, ममता जी का अपनी उनकी निजी संपत्ति है, पुश्तैनी। हाँ, पुश्तैनी। लेकिन हेडक्वार्टर पे भी, ऑफिस पे भी हो गई बात, सुरक्षा की टेंशन नहीं है, घर की बात नहीं है। टीएमसी का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, उसको खाली करने का नोटिस मिल गया है। मकान मालिक ने टीएमसी को इसके लिए 2 महीने का समय दिया है। पिछले कुछ सालों से टीएमसी इस बिल्डिंग में एक टेम्परेरी हेडक्वार्टर बना करके इसका इस्तेमाल कर रही थी। ये बिल्डिंग दरअसल टीएमसी का जो मुख्य दफ्तर था, उसमें कुछ साल पहले उन्होंने उसको बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया और उसको रेनोवेट किया जा रहा है, नए सिरे से बनाया जा रहा है, वो बना नहीं है। तब तक उन्होंने ये बिल्डिंग किराए पर ले ली। पार्टी ने 2022 में मेट्रोपॉलिटन एरिया में तृणमूल भवन नाम से इस बिल्डिंग को किराए पर ले लिया। मकान मालिक कह रहा है लीज खत्म हो गई थी, टीएमसी कह रही है 2027 तक लीज है। अब दोनों में से कोई भी सच हो सकता है, एक आदमी तो झूठ बोल ही रहा है। लेकिन जो वहां पर बागी गुट के नेता हैं ऋतव्रत बैनर्जी, वो कह रहे हैं लीज खत्म हो गई, अब यहां तानाशाही नहीं चलती, अब कानून का राज है, लीज खत्म हो गई, खाली करना पड़ेगा। पहले वो आदमी डरता था, बोलता ही नहीं था। तो भवन का मालिक है, भवन का मालिक नोटिस दे रहे थे, ऐसा तो है नहीं ना। बंगाल में तानाशाही का खत्म हो चुका है, तानाशाही। तो तानाशाही जब था तब भवन का मालिक डर रहे थे। अभी बदलाव हुआ है, परिवारवाद खत्म हुआ है, तो गए हैं, अपना मकान है, मकान में उसका फुल राइट है मकान लेने के, तो लिए है, इसमें क्या है। एक सवाल आया मासूम सा यहाँ समीर जी का इनकी बात पे। हाँ समीर जी, फिरहाद हकीम ने वहाँ के कलकत्ता के मेयर से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी बंगले पे तो कब्जा उन्हीं का ही है, तो बंगला फिरहाद हकीम से भी खाली हो जाना चाहिए। इस्तीफा दे दिया है तो कहा जा रहा है कि उनको 6 महीने के लिए परमिशन दिए रहने के लिए। ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, दरअसल लीज तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, खत्म हो गई है ना। ये वो इसका ओनर का मैंने सुना भी था बात। वो ये कह रहे हैं कि जब अभी रिजल्ट आया, सत्ता पलटी, तो मेरी बिल्डिंग के बाहर बहुत हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई दोनों पार्टी के लोगों के बीच में। तो उन्होंने कहा मेरी बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंच जाएगा पॉलिटिक्स में, तो नुकसान तो मेरा होगा ना, टीएमसी का नुकसान तो होगा नहीं, बिल्डिंग तो मेरी है। लेकिन ऋतव्रत बैनर्जी दूसरी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पहले डर के मारे कोई बोलता नहीं था, अब ठीक है, अब वो आजाद है बोलने के लिए। अब पहले तो सर जिस मकान में चाहे कब्जा कर ले, कौन पूछने वाला था। लेकिन अब मकान मालिक आपसे खाली करने के लिए कह रहा है। लीज अगर होगी तो डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होगा कि 2027 तक की लीज है, पार्टी जारी कर दे। मकान मालिक कह रहा है लीज खत्म हो गई, मकान मालिक पेपर जारी कर दे कि 2025 में मेरी है, 2026 में लीज खत्म हो गई है, लीज खत्म हो गई, आप खाली कर दो। ममता बनर्जी ने एक मार्च भी निकाला है कल, उसकी तस्वीर। ममता बनर्जी का इतना बड़ा घर है ना, अपने घर के अंदर बढ़िया कार्यालय बना लेना। अकेली ममता बनर्जी रहती है, अभिषेक बनर्जी वहां रहते नहीं, इतना बड़ा घर है, अपने वहां पर कार्यालय बना रहे। अब तो सभी नहीं कि पार्टी के कार्यकर्ता बहुत आ रहे हैं, घर में बढ़िया अपना कार्यालय बना ले, क्या दिक्कत है। वो देख रहे हैं कितने लोग हैं उनके साथ। कल उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स की पर जो कार्रवाई हुई है एविक्शन की, उसके खिलाफ एक परेड मार्च निकाला। ये अच्छा है, ठीक ठाक लोग आए इसमें, ये तो उनका दिखा दीजिए एक बार है। फुल स्क्रीन। ममता जी इसके लिए जानी जाती हैं, अच्छा है अगर इस तरह मसला तो ये है कि तृणमूल कांग्रेस की लीज खत्म हो गई है वहाँ। एक बयान आपको सुना रहा हूँ, संजय राउत जी का ताजा बयान मैं आपको सुना रहा हूँ। सब जुड़ी हुई कहानियां हैं, टीएमसी के साथ जो हो रहा है, शिवसेना के साथ जो हो रहा है। उन्होंने कहा मेरे सांसद किडनैप हो गए हैं, पता लगाया वो मेरे सांसद कहां हैं, मेरी मीटिंग में नहीं आए, लेकिन वो उनके साथ भी नहीं है, कहां गए वो, सुनिए। कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं। सर जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। ओम राजे निंबाळकर पुणे में है, संजय दिना पाटिल मुंबई में है। ठीक है, पार्टी हमारे मीटिंग में नहीं आए, लेकिन वो कल भी उनके साथ नहीं थे। अब जो नहीं आए हैं वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है, क्या शिंदे के लोगों ने, गुंडे लोग आए क्या किडनैप किया है, उनके बाद सरकार ने किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है, हाँ क्या उनका जिंदगी का जीवन को कोई खतरा है उनके, अब देखना पड़ेगा ना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो उनकी सुरक्षा की चिंता है और कहीं किडनैप तो नहीं हो गए वो। सब आराम से मुंबई में है, सबकी बैठक हो गई है, वो सबने उद्धव ठाकरे को मैसेज भेज दिया है कि जय श्री राम, अब आपका हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है।
सब साफ कर दिया। संजय राउत भी इस बात को जानते हैं और इसी कारण संजय राउत ने कल यहाँ पर दिल्ली में आए हुए थे, आज उन्होंने बैठक बुलाई। इनको सब मालूम है, सब लोग सब कहाँ हैं? मालूम है, बता दिया गया, अच्छा, सबने ठीक। फोन पे बता कह दिया। रहे हैं इस देश में जो हो रहा है इन हालात के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन तो है ही। 4 साल से कह रहे हैं हमारी पार्टी का फैसला ही नहीं कर रहे कि पार्टी गलत टूटी कि सही टूटी। नहीं, पार्टी का फैसला तो नहीं हुआ है, लेट हो ही रहा है, ये तो फैक्ट है ना। जिम्मेदार है कि नहीं है, क्या जिम्मेदारी, पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने तो तोड़वा ही नहीं। और आज जो एमपीज गए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भेजे। फैसला नहीं दे रहा ना सुप्रीम हाँ, कोर्ट। फैसला नहीं हुआ, ये तो फैक्ट है ना कि फैसला नहीं आया है इतने लंबे समय तक, कि इसमें तो कोई बात नहीं। और इस पर बार बार चर्चा होती है कि भाई इस तरह के फैसले जब तक तुरंत नहीं हो, कम से कम उस सेशन जो पार्टी रही है, जहाँ विधानसभा रही है, उसके कार्यकाल में भी नहीं हो, तो फिर फायदा ही क्या है उसका नतीजे का। लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है। कह रही ये वो बयान नहीं है जो आपको सुनाना चाह रहा था, ये तो नया आया, बता देता हूँ। उसमें वो ये कह रहे थे, बड़ा दार्शनिक मूड में आ गए थे अचानक कल सर, बड़े बहुत दार्शनिक मूड में। सुनिए तो, उन्होंने कहा क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं पार्टियों को, क्या हो गया, इतना तो बहुमत है, क्यों चाहिए और लोग, पूछा उन्होंने, ऐसे ही पूछा। और फिर उन्होंने कहा क्या पार्टी तोड़ने की लत लग गई है क्या बीजेपी को, क्यों तोड़ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, बड़े आहत भी थे। नहीं, जब आहत तो उन्होंने पूरी शिवसेना को कर दिया है। शिवसेना का हाल यहां तक पहुंचाने में अगर कोई एक व्यक्ति है, वो तो समय चला गया, नहीं तो 10 बजे वो नहा धो के तैयार होते थे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और हर दिन की उनकी प्रेस वार्ता शिवसेना को और नीचे ले जाती थी। पूरी पार्टी की टूट अगर किसी एक व्यक्ति की वजह से हुई तो उसका नाम संजय राउत है। उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी को ये तो सोचना है। एक समय में तो ये चलने लगा था कि ये उद्धव जी को नहीं, शरद पवार को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि शरद पवार उस वक्त पावरफुल थे जी। और अब ये कहा जा रहा है कि न शरद पवार न उद्धव ठाकरे, ये राहुल गांधी को रिपोर्ट करने लगे। अब आप जरा समझिए इनका। ठीक, चल